अब अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से इनसे कहते हैं हम कि ये कुछ पिलडैट के फोरम से आवाज उठाएं और इनकी तस्दीक करें पार्लियामान की, अदलिया की, सियासतदानों की, जो आप अपने मुज़ाकरों में करते रहते हैं। तो ये जरा पॉइंट नोट करें आजाद सैयद का आप अहमद साहब। और अगला मुज़ाकरा जो है इसी पे होना चाहिए कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बहरहाल मैंने बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सोलंकी साहब मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ, चूंकि अहमद साहब हमारे पास आ गए हैं। तो मैं अहमद बिलाल साहब आपसे ये जो कौमी असम्बली का सेशन कल मौखर हो गया, आप फॉलो भी कर रहे होंगे, मिनी बजट टेबल हुआ और उसके बाद फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। तो जरा इसके बारे में थोड़ा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये क्या नंबर्स की का मसला है या कुछ पॉलिसी में तब्दीली हो रही है कि शायद हुकूमत के नंबर ना पूरे हों, या आप कैसा देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया रूमी साहब। देखें, ये मुझे अंदरूनी कोई खबरें तो नहीं मालूम है, ये तो अ, राज साहब का हाँ। बेसिकली फोटे है कि अंदर की बात आपको बताएंगे। लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ, देखिए ये जुमे का दिन जो होता है उस दिन अमूमन हमारे लेजिस्लेटर्स अपने अपने हलकों में चले जाते हैं। वो बहुत ज्यादा उस दिन हाजिरी नहीं होती। और वैसे भी चूंकि अभी जुमे को फैसला, इसलिए वोटिंग नहीं होनी थी, बहस ही होनी थी, इसलिए कि वो सेनेट के पास गया हुआ है और सेनेट को टाइम होता है, सेनेट ने उसको डिस्कस करके अपनी रिकमेंडेशंस फिर नेशनल असेंबली को भेजनी होती हैं। तो अभी फैसला तो नहीं होगा, क्योंकि बहस होनी है, तो बहस को इतनी अहमियत नहीं देते हमारे मोअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनको पता होता है कि उस बहस का कोई खास फायदा तो होना नहीं है। ये जो बजट है, ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में फ्रिवलस डिबेट होती है। और मुझे हमेशा बहुत शर्मिंदगी होती है कि सबसे अहम पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी यही होता है, सबसे अहम लेजिस्लेशन भी यही होती है, लेकिन इसके बारे में आप देख लें, ना तो इसको कमेटी में भेजा जाता है, ना इसके बारे में कोई सीरियस स्क्रूटनी होती है। ये महज एक खाना पूरी करके, और इसके ऊपर इसीलिए कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो पहली बात तो ये है कि इसको चूंकि डिबेट होनी थी और जुमे का दिन था, और इसलिए लोगों ने कहा कि वहां जाना जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मैं अंदाजा कर सकता हूँ वो ये है कि विद इन रूलिंग कोalition भी इसके बारे में बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस मिनी बजट के बाद लोग अपने अपने हलकों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ बहुत दुरुस्त अंदाज में गुफ्तगू करके सवाल पूछ रहे हैं। मेरे चंद लोगों से बातें हुई हैं और उन्होंने कहा है कि वो लोग अब हमसे कुछ सवाल ववाल नहीं पूछते, वो हमारी बेइज्जती करते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे उनको फेस करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो शायद उनकी तरफ से भी एक दबाव हो कि इसके अंदर कोई तरमीम की जाए, तो शायद कुछ उसके बारे में भी वक्त चाहिए हो। विद इन दी पार्टी भी ये हो रहा है, रूलिंग कोलिशन में भी ये हो रहा है, और गालिबन हो सकता है कि इससे फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट कोई IMF से भी कोई गुफ्तो शुनीद करे और उनसे भी रिकंसिडरेशन की बात करे। तो ये सारी बातें मुमकिन है, लेकिन इसमें एक अफसोस का पहलू ये है कि देखिए, मैंने इसके बारे में कहा भी है कि 12 मिनट का जो इजलास चाहे रहा, टैक्स पेयर्स को उसके पूरे दिन के पैसे पड़े, टैक्स पेयर्स को न सिर्फ उसके दिन के पैसे पड़े, उनको वीकेंड के भी पैसे पड़े, ये जो अगला वीकेंड है इसके भी पैसे पड़ेंगे, उनको उनका ट्रैवल के पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप 12 मिनट का इजलास चलाएं और इतना उसके ऊपर खर्च हो, उनका DA भी दें। मेरे ख्याल में कौमी असम्बली को खुद एहतसाबी करते हुए इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। इस तरह से जमहूरियत बदनाम होती है, पार्लियामेंट बदनाम होती है, और ये काम अभी से नहीं हो रहा। देखिए, कई कितने अरसे से हो रहा है कि वो इजलास होता है शुरू, और उसके बाद थोड़ी सी बात होती है और फिर कोई कोरम पॉइंट आउट करता है, फिर उसकी काउंटिंग होती है, और बिलअमूम 80% ऑफ द टाइम्स वो कोरम निकलता है कि कोरम नहीं है। और फिर उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो कोरम तो नहीं होता, लेकिन अटेंडेंस जो होती है वो 60% और 70% होती है। यानी जो रजिस्टर में दर्ज होती है वो 60 to 70% होती है। इसका मतलब है कि लोगों ने अपना DA जिस बेसिस पे क्लेम करना है वो कोई लगा दी हाजिरी उसी सीधे, लेकिन वो इस ऐवान में मौजूद होके अपने फर्ज सर अंजाम नहीं दे रहे। तो ये सारी इंतहाई शर्मिंदगी की बात है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देखिए ना यही पॉइंट था, सियासत तो अपनी जगह जोड़-तोड़ जो होता है, लेकिन जिस तरह से ये भी पूरा इन इंतज़ाम-ओ-इंसराम चलता है। बहरहाल एजाज़ कुछ आप सुन रहे थे बात, आप भी इस पे बता दीजिए कि ये मिनी बजट तो ख़ैर तमाम लोगों की यही एस्टिमेशन है कि ये तो पास हो जाएगा आसानी से, आईएमएफ की शर्त भी है और इस महीने वो प्रोग्राम का कुछ फैसला भी होना है। तो उस पे बताइए, कुछ कह रहे आप कहने वाले थे पहले कुछ? मैं सर छोटी-सी बात कहूँगा, वो अहमद बिलाल साहब ने वो राइटली पॉइंट आउट कर दी कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली अब नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो उसी वक़्त आगे प्रोसीड करेगा जब सेनेट से रिकमेंडेशंस आ जाएँगी। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और बड़ी राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 12 मिनट के इजलास टैक्स पेयर्स मनी थी उसको। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि हम सारे दोस्त बैठ के यहाँ पे बड़ी गुफ्तगू करते हैं, हमारे सीनियर आप सारे, कि मौसम बदल गया है, हालात बदल गए। हालात बदले हैं, लेकिन आप देखिए कि हुकूमती अरकान है, उनकी तादाद पूरी थी। तो ये एक सवाल भी है कि वो हुकूमती अरकान खुद आ गए थे या उनको लाया गया था। तो मैं आपको थोड़ी-सी बात बता दूँ, जो कोई थोड़े नाराज़ थे, उनको कहा गया था कि आप पहुँच जाएँ। तो वो अच्छे बच्चों की तरह आ गए थे। अच्छे बच्चों की तरह, ये भी मैं अहमद साहब से पूछूंगा कि अच्छे बच्चे कैसे बनते हैं। लेजिस्लेटिव ट्रेनिंग में आप ये भी कई सबक तो नहीं पढ़ाते कि अच्छे बच्चे बनने का क्या सही तरीका है? नादिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये अभी जो अहमद बिलाल साहब कह रहे थे पार्लियामान के बारे में, और इससे पहले भी जरा आप एक क्विक अपना कमेंट दीजिए। मुझे लगता है मिनी बजट बिल्कुल आराम से पास हो जाएगा, चाहे वो अच्छे बच्चों की वजह से हो या जैसे भी हो, बिकॉज़ ये हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और हम्म। लाख नाराज़गियाँ हों, लाख ये हो कि अभी इतना साथ नहीं देना है अभी इस हुकूमत का, लेकिन ये वो मामलात हैं रज़ा, कि इस पे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सारे मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट हो। और आपको याद होगा कि वो फिर वो सऊदी मनी फ़ौरन वापस देनी पड़ जाती अगर आईएमएफ वाली चीज़ को हम ओके ना करते, या इसीलिए ऑपोज़िशन ने भी सिर्फ़ खानापुरी कर रहे हैं, आप देख लीजिए। जो बात अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी आपको याद है प्राइवेट मेंबर्स डे बिल थी अभी, और ऑपोज़िशन ने कोरम की जब निशानदेही की, तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहने लगे कि कभी-कभार आप इन चीज़ों को छोड़ भी दिया करें, कि तो प्राइवेट मेंबर्स डे चलने दें, आप क्यों कोरम को पॉइंट आउट करते रहते हैं? सो पार्लियामेंट का वाक़ई एक एक मज़ाक लगता है। ये तरीकाकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर वहां पर बहस नहीं होती, कमिटीज में बहस नहीं होती, सब कुछ टेलीविजन पे होता है या बाहर आकर होता है, जिससे सिर्फ हुकूमती हलकों के जो लोग हैं उन्होंने मुतासर नहीं होना, बल्कि ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली जो आवाम भी होगी ना उनके हलकों से, वो भी मुतासर हो रही है, और अब होती मजीद नजर आएगी। सो मेरा ख्याल ये है कि नेशनल असेंबली को ये सोचना होगा। फवाद साहब की आपने ट्वीट भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया है कि हमें आपसी झगड़ों को जरा कम करना चाहिए, और सियासत पे, अदलिया पर, इलेक्शन पर, इन सब पर मिलकर बात करनी चाहिए। सो मेरा ख्याल से पार्लियामेंट इज द फोरम, एंड दैट फोरम शुड बी यूटिलाइज्ड बिकॉज इट इज द सुप्रीम फोरम। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं सोलंकी साहब आपका इस पे राय लूंगा, और फिर मैं अहमद बिलाल साहब के पास जाके तो फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जी, सोलंकी साहब। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो जी। सवाल ये है कि इसी इजलास के अंदर मेरे ख्याल में कोई 6 ऑर्डिनेंस थे जिसकी तौसीह मांगी गई, जिसके बारे में नवीद कमर साहब ने भी और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि ये इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, उसके बाद इनको आप तौसीह के लिए पेश कर रहे हैं। जबकि बाबर अवान का ये कहना था कि क्योंकि हमने जो खत्म होने से पहले सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी थी अपनी ख्वाहिश, तो इसलिए ये इनकी तौसीह जो है वो अब कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है? क्या कोई ऑर्डिनेंस अगर उसकी मुद्दत खत्म हो जाए, उसके बाद उसकी तौसीह के लिए ऐवान में पेश किया जा सकता है? देखिए ये बड़ा मेरे ख्याल में ऐसा मामला है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी, लेकिन जितना मैं नॉलेज रखता हूँ या मैंने चीजों को देखा है, मेरे ख्याल में जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए तो उसके बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाते हैं। फिर आप वो फिर तौसीह का सवाल नहीं है, फिर तो वो लैप्स हो चुका है।
और ये बात कहना कि वो सेक्रेटेरिएट में हमने दाखिल करा दिया था, उससे उसकी जो वैलिडिटी की डेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जिस डेट पे उन्होंने लैप्स होना था, लेकिन ये देखिए ये हाई हैंडेडनेस तो बहुत चल रही है। अब एक ऑर्डिनेंस जब जारी हो जाता है तो उसके बाद जरूरी होता है कि आप उसको पार्लियामेंट के सामने लेकर लेकिन इस डर से कि अगर हमने ले किया तो कहीं ऐसा ना हो कि सेनेट के अंदर अददी उड़ा अक्सरियत देंगे। को फायदा उठाते हुए वो रेजोल्यूशन पास कर दे उसको रिजेक्ट करने का, तो वो उसको ले ही नहीं करते और सेशन भी गुजर जाता है बाज का। तो अब वो बल्कि ऐवान में तरमीम पेश की जा रही है कि प्लीज इस तरह करें कि ये लाजमी कर दें कि वो इजलास के पहले 2 दिन के अंदर अंदर उसको पेश कर दिया जाएगा। तो इस तरह की हाई हैंडेडनेस कहना चाहिए मुझे, जोर जबर जबरदस्ती और अपने रेगुलेशंस और रूल्स के साथ एक जिसे समझिए खिलवाड़, वो तो एक रोजमर्रा का काम होता जा रहा है। तो मेरी राय तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस की डेट खत्म हो गई है, वो खत्म हो गई है। इसलिए नवीद कमर साहब, आपने देखा कि नवीद कमर साहब जनरली को बहुत ज्यादा एजिटेट करने वाले आदमी नहीं है, बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं, बहुत रीजन से बात करते हैं, बहुत मोहब्बत से बात करते हैं। लेकिन उस दिन वो बहुत एजिटेटेड लगे और बहुत वो नाराज थे, क्योंकि ये बात उन्होंने मेरे ख्याल में इस वक्त का ऐवान में सबसे ज्यादा गालबन एक्सपीरियंस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर ये उनमें से सबसे ज्यादा सीनियर नहीं है तो सीनियर तरीन 2-3 लोगों में से एक है। तो यकीनन उनको इस बात का बहुत सदमा हुआ होगा कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, इतनी खुल्लम खुल्ला ज्यादती हो रही है। तो वो बहुत उस वक्त मुझे नाराज नजर आया, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये अगर नवीद कमर साहब तक को आप नाराज कर सकते हैं तो इसका मतलब है ये बहुत ही गलत चीज हुई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें। मैं अहमद बिलाल साहब, आपके आने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहसिन बेग साहब के इंटरव्यू की, और अजाज ने भी उनके ऊपर अपनी राय भी दी कुछ, और उन्होंने कहा कि ये बातें पहले भी की जा चुकी हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। नादिया नकवी साहिबा ने कहा कि चूंकि मौसम हवाओं का रुख बदल रहा है, मौसम में तब्दीली आ रही है, इसलिए बेग साहब भी जो है वो खुल खुला के बोले। सोलंकी साहब ने भी उस पर कुछ सवाल उठाए। मैं चाहूंगा अगर आपने वो देखा है या उसके मुंदरजात देखें तो आप भी इसके ऊपर कुछ अपना कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उसमें आपका कमेंट इसलिए चाहता हूँ, सिर्फ सियासी वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि उसमें जो आरटीएस का जिक्र है और जो उसके बाद हुकूमत को बनाने और चलाने का जो जिक्र है, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है और उसके मुस्तकबिल पर भी। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस बारे में। बहुत इसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, मुतालबा कर चुके हैं, और उसके गिर्द जो पुरस्रारियत का एक अब हाला एक उसके गिर्द पैदा हो गया है, उससे तो और भी तशवीश बढ़ जाती है। देखिए, ये जब आरटीएस कोलैप्स हुआ था तो उसकी कोई टेक्निकल वजह कोलैप्स होने की नहीं थी। हम बैक वक्त हमारे कितने एसएमएस जा रहे होते हैं और कभी हमारा सिस्टम डाउन नहीं होता। तो ये कहना कि ये इतने पोलिंग स्टेशनों से 300 एंड जो आपके 80,000 पोलिंग स्टेशन है वहां से बैक वक्त आ रहे होंगे तो कोलैप्स हो गए, बिल्कुल गलत बात है। ये टेक्निकली बिल्कुल नहीं लगती। और उस वक्त ये भी एक बयान जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन के किसी ऑफिसर की तरफ से कि किसी का फोन आया था और वो फोन ने कहा था कि इसको बंद कर दिया जाए, और उससे पूछा गया कि किसने किया था, उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था कि वो किसी हुकूमती ओहदेदार है और वो कह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन 2 या गालिबन 3 दफा ये मुतालबा कर चुका है कैबिनेट डिवीजन से कि इसकी तहकीकात कराई जाए और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये किसी से मुतालबा करने के बजाय ये खुद क्यों नहीं करता। ये इलेक्शन कमीशन का अपना काम है। ये इलेक्शन कमीशन के मैंडेट की खिलाफ वर्जी हुई है तो वो कैबिनेट डिवीजन से या किसी से कहने की बजाय खुद एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, और मेरा ख्याल पाकिस्तान का हर इदारा पाबंद है कि उनकी हुक्म के मुताबिक वो आके अपनी एविडेंस दे, और इसका पता होना चाहिए। इसको इतनी दफा ये बात अब कही जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन खुद ये बात कह चुका है कि अब इसके ऊपर शकूक के साए मजीद गहरे हो गए हैं, और ये मेरे ख्याल में वाजे करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अब फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगरचे वो एक जी मुख्तलिफ अंदाज में होगी। तो अगर इससे ये बात साबित हो जाएगी कि वाकई वो कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तो कम से कम लोगों के दिलों में फिर शक नहीं पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजी के जो नए इकदाम हैं उनके बारे में कोई शक नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है उससे ये वाज़ेह हो कि टेक्नोलॉजी तो दो डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। अगर ये गलत समत पे चल जाए तो उससे तो और भी नताइज खराब हो सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हमें उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी। तो आरटीएस के बारे में मैं समझता हूँ बहुत आपने बरवक्त ये सवाल उठाया है कि इसको फिर एक बार बड़ी शिद्दत के साथ मुतालबा किया जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन खुद इसकी तहकीकात करे। उसकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी तो बाद में है। जी बिल्कुल, ये तो असल बात ही तो ये है। फिर वो एजाज का जो फिक्रा है ना, वो यहाँ पे सादिक आता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बात ये कि जैसे आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खुद ये उनका मैंडेट है। अगर उनका आरटीएस सिस्टम बंद हुआ है, एक इंटरनल इंक्वायरी कराएं और उसकी जो भी उसकी करेक्टिव इक़दामात हैं, अगर कोई फोन आया है या बिजली कम हो गई है या टेक्नोलॉजी नहीं चली या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है, बल्कि पार्लियामान जो है, बल्कि मुझे अगर याद पड़ता है तो हुकूमत ने भी ये कहा था जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कमीशन बना के इंक्वायरी करवाएंगे। ना वो कभी इंक्वायरी हुई बाकायदा, ना उसका कोई मुतालबा दोबारा से दोहराया गया, ना अपोजिशन ने किया। लेकिन यहाँ पर ये भी तो मसला है कि हमारी जो सियासी पार्टियां बिलअमूम वो भी तो नहीं करती इसके ऊपर। जी एजाज कुछ कर। जी रजा भाई, एक कमेटी बनाई गई थी अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी, और उस कमेटी के सरबरा जो हमारे मौजूदा वजीर दिफा हैं ये बनाए थे। आज तक उस कमेटी के इजलास की अपोजिशन ने रिक्वेजिशन नहीं की। क्यों नहीं की? मसला ये है कि अपोजिशन हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई फे हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मैं बड़े अदब से नाम लूंगा, पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, जर्नलिज्म हो, सारा सिस्टम हाईजैक हुआ है। किससे बात करेंगे आप ज्यादा बात करेंगे तो नया दौर भी बंद हो जाएगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी, मैं भी बता दूंगा। चलो इलेक्शन एजाज तुमने। कमीशन को तो करना जी चाहिए जी, इलेक्शन कमीशन जी को करना चाहिए। अगर वो सर, नहीं इलेक्शन कर कमीशन सकते कौन है? घरों को चले जाएं। देखिए अहमद ये बात बिलाल है भाई, ना, ये अहमद गले में बिलाल घंटी भाई। उनको ही बांधनी पड़ेगी ना, उनका जिम्मा है, वरना फिर उनके ऊपर एतमाद खत्म हो जाएगा। और अभी तक उन्होंने जो काम किए हैं उनसे उनके ऊपर एतमाद कुछ बढ़ा है हमारा। उन्होंने सही। डस्का के मामले में जो कुछ किया है और चंद दूसरी चंद बातें की हैं, उन्होंने एक पोजीशन ली है। तो मैं नहीं चाहता कि उनका एतमाद खराब हो, उनको इस बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। इसके लिए बहुत पुरएतमाद होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, नहीं हो सकते तो मतलब उनके पास ऑप्शन है, वो घरों पे चले जाएं, लेकिन ऑफिस को अपने कंप्रोमाइज ना होने दें। लेकिन बिल्कुल। मेरा ख्याल मैं है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए अभी तक, तो मैं एतमाद करना चाहता हूँ, अभी भी एतमाद करना चाहता हूँ। देखिए तमाम सिविल सर्वेंट जो हैं वो पुश ओवर नहीं है, आपको जी पता है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से दिसंबर 2019 में जो डीजीएफआईए थे, उन्होंने बहुत सारे जो गैर कानूनी फरमाइशें थी उनको पूरा करने से इनकार किया था, इस्तीफा बिल्कुल भी दिया, वो घर भी चला गया, उसकी पेंशन भी बंद हो गई। अब उसके खिलाफ एक नया कट्टा जो है वो खोला गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे सिविल सर्वेंट नहीं है जो गैर कानूनी काम करने से इनकार ना करे। बिल्कुल 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 जी। मैं इसी पे आज के शो का इख्तिताम करता हूँ कि ये जो अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं, ये सवाल बार बार उठाना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले चंद महीनों में अपना जो खोया हुआ एतमाद था बड़ी हद तक वापस लिया है। डस्का का मामला हो, दीगर मामलात हो, उन्होंने अपनी आजादाना ऑटोनोमस पोजीशन जो उनकी आइन और कवानीन के तहत है उसको बार बार दोहराया भी है, और कई फैसले ऐसे भी लिए हैं कि जिसके ऊपर जो है हुकूमत वक्त को बहुत एतराज और मुखासमत का सामना भी करना पड़ा है। और सियासी पार्टियों के, जैसे भी एजाज ने कहा कि वो जो कमेटी बनाई गई थी वो अपोजिशन ने उसको नहीं कन्वीन किया। ये अपोजिशन पार्टीज को भी चाहिए कि वो भी इसको अपना रोल अदा करें, जहां तक मीडिया उसका भी रोल होना चाहिए। तो ये जब तक ये सारे हमारे माशरे के और सोसाइटी के सेगमेंट्स मिलके नहीं काम करेंगे, हम मुल्क में जमहूरियत को ना तो मुस्तहकम कर सकते हैं, ना ही उसको अब मुकम्मल तौर पे बहाल कर सकते हैं।
इसीलिए मेरे ख्याल से हमें यही मुतालबा दोहराना चाहिए कि कतई नजर इससे किसको फायदा किसको नुकसान होता है, ये बातें जो हैं ये इस तरह नहीं चलनी चाहिए। और जो अवामी मफाद के इदारे हैं जो अवाम के टैक्सों पे चलते हैं, वो उनको अपनी सर्विस और उनको अपना रोल आइन के तहत जो मैंडेट है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। तो इसी के साथ रजा जी। एक मिनट, क्योंकि मैंने इस पर बात नहीं की थी तो मैं एक जुमला जी 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 ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आमिर गौरी, अंसार अब्बासी और मीर शकील उर रहमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा रही है और जो दस्तावेज सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके अंदर जो मफरूज़े बयान किए गए हैं इस नाम नेहाद तौहीन अदालत के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि ये सरीहन नाइंसाफी है। और मैं समझता हूं कि जो प्रेस का जो हक है कि निगरानी करना रियासत और उसके तमाम इदारों की अवाम के हक में, अवाम के जानने का जो हक है उसके लिए लड़ना, ये आज़ादी सहाफ़त इसी का नाम है। और पब्लिक इंटरेस्ट सहाफ़त में सहाफ़ी ही डिफाइन करेंगे, कोई जज, कोई हुक्मरान और कोई और बिजनेसमैन या और कोई इदारा नहीं करेगा। जी शुक्रिया। और इसी के साथ नादिया आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अहमद बिलाल साहब थैंक यू, शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें वक्त दे दिया। सोलंकी साहब थैंक यू। और इंशाल्लाह नाजरीन आपसे अब सोमवार को मुलाकात होगी। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।